चलिए हेडिंग लगाइए पार्ट 5। हेडिंग लगाइए पार्ट 5 प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, यूनियन लगाइए, यूनियन पार्ट 5 यूनियन। पार्ट 5 यूनियन। यूनियन ही लिखना, अनियन मत लिख देना। हो गया पार्ट 5। यूनियन को कई सारे, यूनियन के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 52 से 151 तक है, और इन सारे आर्टिकल्स को कई सारे अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि इसमें जो पूरे के पूरे आर्टिकल्स आएंगे, तुम लोग वो पढ़े हो ना, पार्ट्स पढ़े हुए हो, तो आर्टिकल आएंगे 52 से लेकर के 151 तक। अब ये जो 52 से लेके 151 तक के आर्टिकल्स हैं, इन सारे आर्टिकल्स को कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव एक पार्ट हो गया, एक पार्ट पार्लियामेंट हो गया, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव में वो लोग हैं, उनका जिक्र है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे नंबर 1 प्रेसिडेंट, समझ गए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में डिफरेंस पता है हम लोगों को, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव में आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आएंगे, तो एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स आएंगे। अब एक तो तुमको याद रखना है कि पार्ट 5 के आर्टिकल्स 52 से 151 तक है। दूसरी बात तुमको ध्यान रखनी है कि इन आर्टिकल्स को भी हम लोग सब सेक्शंस में, सब पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो एक पार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव नाम इसलिए पड़ा उस पार्ट का क्योंकि उस पार्ट में आप जितने भी लोगों के आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो जो लोग गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, है ना, समझ आ रहा ना, जिनकी सरकार होती है, दोज आर एग्जीक्यूटिव, ठीक। एग्जीक्यूटिव के बाद फिर एक ऐसा पार्ट आ जाएगा पार्लियामेंट, इसी के अंदर। तो पार्लियामेंट भी यूनियन से रिलेट करता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो स्टेट असेंबली से रिलेट करता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट का साइड हो गया, लेकिन पार्लियामेंट यूनियन का साइड हो गया, ठीक। तो इसमें हम लोग पहला जो पार्ट के अंदर जो पहला सब सेक्शन पढ़ेंगे, या सब पार्ट बोल लीजिए, उसको पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। अब ये जो एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। ये आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक है, ठीक। अब इसी एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, फिर आप पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, एकदम लाइन से सब कुछ। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 जो कि यूनियन है, इसके आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। अब इन सारे आर्टिकल्स में सबसे पहले नंबर जो आता है वो आता है प्रेसिडेंट का। जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है प्रेसिडेंट का, समझ गए। अब प्रेसिडेंट कहां से कहां तक डिस्कस किया गया है? तो आर्टिकल 52 से, आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट यहां से यहां डिस्कस किया गया, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62। अब तुमको इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, या तो तुम सिंपल याद रखो कि पार्ट 5 है, उसके आर्टिकल 52 से 151 तक, इसके अंदर पहले प्रेसिडेंट पढ़ेंगे 52 से 62 तक, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे। तो जब ऐसे पढ़ते पढ़ते आप आर्टिकल 78 तक पहुंच जाएंगे, तो फिर आप आर्टिकल 79 पढ़ेंगे। तो अभी जब आप आर्टिकल 79, 80, 81 पढ़ रहे होंगे, तो ये सब भी चलेगा यूनियन के अंदर ही, ये सब कुछ यूनियन के अंदर चलेगा। लेकिन जब आप आर्टिकल 79, 80, 81, आपको याद है, तो ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ऑर्डर वाइज है। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, इसलिए आप यूनियन में पहले किसको पढ़े, इसके बाद किसको पढ़ेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, फिर पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को। वैसे ही आप सबसे पहले जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आप सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, तो आर्टिकल 79 पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट के नीचे अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा, तो फिर आप आर्टिकल 80 पढ़ेंगे राज्यसभा। फिर लोअर हाउस होता है लोकसभा, तो आर्टिकल 81 लोकसभा, ठीक है। तो इसका तरीका है पढ़ने का। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, आपको सारे के सारे आर्टिकल ध्यान रखने हैं, ठीक। तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल है पहले 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, फिर इसके बाद 61 और 62, 61 और 62। ठीक है, अब इस आर्टिकल के पूरे जो डिटेल स्टेटमेंट है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन आपको सारे के सारे आर्टिकल अलग से याद होने चाहिए कीवर्ड के हिसाब से। समझ गए? तो अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो हिंदी वाला है, एक तरीका इंग्लिश वाला है। ठीक है, तो तुम हिंदी वाला तरीका समझ लो, फिर जब इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख लेंगे तो इंग्लिश वाले तरीके को भी यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी वाला है सारे बच्चे वैसे ही याद करते हैं, अगर तुम सुन रखी होगी तो भी तुम वैसे ही सुने होगी कहीं ना कहीं, तो उसको वैसे ही याद कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंगल हिंदी के लेटर से बनता ही है। देखो पहला वाला जो बताता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में, कि प्रेसिडेंट का एक पोस्ट होगा, पद होगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, दूसरा बताता है कि जो प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। समझ गए? एग्जीक्यूटिव हेड, जितने भी कार्यपालिका है उन सबका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल हेड, आप समझिएगा, असल में सारी पावर कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का नाम मात्र के लिए ही सही, लेकिन हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो सेकंड में है कार्यपालिका का अध्यक्ष, कार्यपालिका का हेड। ठीक है, फिर उसके बाद 54 आर्टिकल में होता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव होगा और प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरीके से होगा। आर्टिकल 54 और 55 ये दोनों मिलकर के बात करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव और उसके तरीके के बारे में, कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होगा और किस तरीके से होगा। तो ये होता है निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये हो गया प्रेसिडेंट का पद, ये हो गया प्रेसिडेंट कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और ये बताता है कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन होगा, और उसके बाद बताता है कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस तरीके से होगा। इसको कोटा कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है, ये जो आर्टिकल है ये बताएगा कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन जो फॉलो किया जाएगा किस तरीके से होगा। आपको याद है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, है ना? तो आपको बता दें कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। हमारे गांव में प्रधानी का इलेक्शन वैसे नहीं होता है, समझ रहे बात? सीएम का इलेक्शन वैसे नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव वैसे नहीं होता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से लोकसभा का चुनाव नहीं होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव ऐसे ही होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद है प्रेसिडेंट का कार्यकाल। ठीक, 5 साल का होता है। फिर है कि प्रेसिडेंट दोबारा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जो आदमी प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये आर्टिकल उस बारे में चर्चा करता है। ठीक, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्यता क्या है, फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए दशा क्या शर्तें हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए शर्त, देखो योग्यता और शर्तों में डिफरेंस है। योग्यता मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए, समझ मेरी बात को, लेकिन किसका सपोर्ट होना चाहिए, किसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए, आप कहीं के एमपी एमएलए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि नहीं, दैट इज योग्यता। लेकिन दशा का मतलब है कि वो आदमी अपने आप में कैसा होना चाहिए, कहीं वो दिवालिया तो नहीं है, कहीं वो भगोड़ा तो नहीं है, भारत का पैसा लूट के तो नहीं, कहीं वो पागल तो नहीं है। समझ मेरी बात को? ठीक है, फिर उसके बाद शपथ, प्रेसिडेंट का ओथ, प्रेसिडेंट बनने का तो ओथ लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद महाभियोग, प्रेसिडेंट हटाने का तरीका, किस तरीके से प्रेसिडेंट हटाया जाएगा। समझ गए? फिर उसके बाद है प्रेसिडेंट की डबल वैकेंसी, कि अगर प्रेसिडेंट हट गया, अगर प्रेसिडेंट हट गया तो हटने के बाद फिर उस पोस्ट पर किस तरीके से कोई आ सकता है, नहीं आ सकता, खाली रहेगा, कब तक खाली रह सकता है। समझ गए? तो ये वैकेंसी के बारे में बताता है, एम्प्टी, खाली वैकेंसी, तो वैकेंट वैकेंसी। ठीक, आर्टिकल 61 तक इसी कीवर्ड से लोग जनरली याद करते हैं। इसको पकानी कोका द्वयोदशम एक साथ याद कर लेते हैं। समझ गए? पकानी कोका द्वयोदशम। अब इसमें हमको एक दिक्कत समझ में आती है, मतलब ठीक है ये सही तरीका है, अगर किसी को नहीं पता, अगर बच्चे को बात समझ में आ रही है हिंदी में तो अच्छी बात है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन हमको इसमें दिक्कत ये समझ में आती है, देखो दिक्कत ये समझ में आती है कि अगर तुम का मतलब भूल जाओगे तो तुमको दिक्कत होगी। वैसे तुम नहीं भूलोगे, तुम पूरा आर्टिकल डिटेल में पढ़ोगे ना, तुमको सब आर्टिकल ऐसे याद हो जाएंगे। अब इसमें हमको एक दिक्कत समझ में आती है, इसलिए हम इसका एक अपना तरीका बनाया है जो हम आपको पहले नहीं बताएंगे, वो आपको पूरा पढ़ा लेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे हर एक आर्टिकल के इंग्लिश पर, तो आप आराम से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और अगेन वो तरीका इससे ज्यादा सरल है और ज्यादा आसान है। ठीक, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश की कोई चीज भूल है तो हिंदी में याद आ जाती है, हिंदी से भूल के इंग्लिश में याद आ जाती है। समझ गए?
तो ये है प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स 52 से लेकर के 62 तक। समझ गए? ठीक है। अब एक बार समझ लो, इसमें प्रेसिडेंट का पोस्ट है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, जितने भी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव उसका हेड होगा। तो पद हो गया प्रेसिडेंट का, और ये कार्यपालिका अध्यक्ष हो गया। फिर प्रेसिडेंट का निर्वाचन होगा। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कोई भी नहीं बन जाएगा, उसका एक निर्वाचन होगा, और फिर निर्वाचन की प्रक्रिया होगी कि निर्वाचन किस तरीके से होगा। फिर उसके बाद ये कार्यकाल होगा कि प्रेसिडेंट कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये कार्यकाल के बारे में जिक्र करता है। ठीक। फिर उसके बाद ये बात करता है दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता वो आदमी जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया। दोबारा प्रेसिडेंट बनने की क्या शर्त है? ठीक। फिर योग्यता क्या है उसकी, क्वालिफिकेशन क्या है। अब क्वालिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आप बीए पास हो, एमए पास हो। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन फिक्स है कि उम्र क्या होनी चाहिए आपकी, आप भारत के सिटीजन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सारी बातें इसमें की जाएंगी। फिर उसका दशा क्या है आपकी, आप पागल हैं, दिवालिया हैं, किस प्रकार के प्राणी हैं आप। फिर उसके बाद शपथ, कि प्रेसिडेंट अगर बन गया तो फिर ओथ क्या लेंगे आप। ठीक है, आपको याद है थर्ड शेड्यूल आप पढ़े थे? थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट का ओथ होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट का ओथ यहां पर होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया महाभियोग कहते हैं इसको, इंग्लिश में इंपीचमेंट कहते हैं। ठीक है, इंपीचमेंट आर्टिकल 61 ध्यान रखिएगा, 61 से हम लोग बहुत कुछ याद रखें ना, 61 से हट जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले आराम से, इसको एक लाइन में नोट कर लेना, ऐसे 52-53 जो ऐसे लिख लेना, उसी के नीचे ये कीवर्ड से करना। ठीक, हम इनको पूरा भी कर देते हैं, हम इनको पूरा कर देते हैं। कार्यपालिका अध्यक्ष, यह है निर्वाचन। अब इंग्लिश में सब कुछ कन्वर्ट किया जाएगा। यह है कोटा, फिर यह है कार्यकाल, फिर यह है दोबारा राष्ट्रपति बनने की शर्त, फिर यह है योग्यता, फिर यह है दशा, यह है शपथ, यह है महाभियोग, और यह है पुनः वैकेंसी, रिक्ति। रिक्ति आराम से नोट करिए। लगे प्रेसिडेंट के बाद जितने भी आर्टिकल्स बच रहे हैं 78 तक, उन सारे आर्टिकल्स को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सारे आर्टिकल्स तुमको अभी ही याद हो जाएंगे, इसको लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे। जो आर्टिकल से तुम कभी भी मतलब फेस टू फेस नहीं हुए हो, जो आर्टिकल तुम कभी भी नहीं पढ़े हो या किसी एग्जाम में नहीं देखे हो, वो सारे आर्टिकल्स तुमको यहाँ दिखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसने लगेगा। देखो आर्टिकल 63 से लेकर के 71 ये पूरा का पूरा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट, अब वाइस प्रेसिडेंट के भी ज्यादातर आर्टिकल्स वैसे ही उसी मैनर में लिखे हुए जिस तरीके से प्रेसिडेंट के एक एक करके लिखे हुए, समझ गए? फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 72, है ना, सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किसी को भी क्षमादान के बारे में बताया गया है, पार्डनिंग पावर। समझ गए? राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है, तो पार्डन पावर, पार्डन पावर। समझ गए? अब इसके बाद आएगा आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। फिर उसके बाद आएगा आर्टिकल 76, जो कि आप पहले जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। फिर आर्टिकल 77 और 78। तो आर्टिकल 75 से अभी रिसेंट में 2-3 पेपर में सवाल दिख गया। एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी का तो पेपर अभी सब रुका ही हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी का भी रिसेंट के जो पिछले 2 महीने में, उसमें आर्टिकल 75 से कई सारे सवाल दिख गए। आर्टिकल 75 में क्लॉज है, तो उन क्लॉज को आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? इनको नोट करो, वाइस प्रेसिडेंट को पहले नोट करो, फिर पार्डन पावर को नोट करो। इसको ढंग से नोट करना आर्टिकल 72, उसी के नीचे या बगल में नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जगह है तो लाइन के बगल में, या जगह है तो लाइन के नीचे नीचे नोट करते चलो सब।
हो गया? हो गया? एक एक सिंगल आर्टिकल इससे लिखवा रहे हैं कि बात तुमको थोड़ी समझ में आती रहे और दिमाग में अलग तरीके से घुसता रहे। सारा ये सब कुछ प्रेसिडेंट के बारे में था, इसलिए इनको इकट्ठा लिखवा दिया। यहां से यहां तक वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहां खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद 72 में पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर दो लोगों के पास होती है, आपको पता है, एक प्रेसिडेंट के पास, एक गवर्नर के पास। ठीक है, पार्डनिंग पावर समझ रहे हैं ना? किसी को फांसी की सजा सुना दी गई तो प्रेसिडेंट से वो क्षमादान की याचना करेगा कि नहीं सर, हम सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, फांसी मत लटकाइए हमको, ठीक है, किसी और पर लटका दीजिए। आगे देखो, फिर है आर्टिकल 73, 74, 75। आर्टिकल 73 कहता है, हालांकि 73 और 74 ज्यादा अलग है। 73 कहता है कि ठीक है, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में डिस्कशन हो गया। अब प्रेसिडेंट जो है वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव का हेड है। अभी भी तुम पढ़े ना यहां पर कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। इस सबको अंग्रेजी में लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ये बस एक झलक है, इंट्रोडक्शन टाइप का, कि आप एक बार सारे आर्टिकल से रूबरू हो जाइए। 73 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है, उस एग्जीक्यूटिव का पावर कहां तक फैला हुआ है। इंटायर एग्जीक्यूटिव, सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी लोग एग्जीक्यूटिव है, उनका पावर का एक्सटेंट कितना है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव के पावर की सीमा, एग्जीक्यूटिव के पावर की सीमा, या फिर अगर सिर्फ इतना कह दी कि एग्जीक्यूटिव का पावर किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा 73 में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब एक चीज रिलेट करो, आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव के हेड के बारे में लिखा हुआ है और आर्टिकल 73 में उसी एग्जीक्यूटिव के पावर के बारे में लिखा हुआ है। समझ गए? अभी हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ाएंगे, वो समझ जाएगा 63 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 73 कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का जो एक्सटेंट है वो कहां तक है। समझ गए? क्या एग्जीक्यूटिव मतलब क्या एग्जीक्यूटिव तुमको सजा सुना सकता है? समझ रहे हो? क्या एग्जीक्यूटिव तुमको फांसी पे लटका सकता है? क्या एग्जीक्यूटिव तुम्हारा चालान काटता है? ये सारे के सारे जो पावर डिफाइन किए गए हैं कि क्या पावर होगा क्या नहीं होगा, ये सारे के सारे पावर इसी आर्टिकल के तहत मिलता है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, इसके बाद 74, आर्टिकल 74 और 75 थोड़ा सा लेना देना रखता है आपस में, इसलिए हम तीनों को साथ में लिखे हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, मंत्री परिषद आप सुने क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 74 बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 75 ये बात करता है प्राइम मिनिस्टर एंड रिमेनिंग मिनिस्टर्स के बारे में। ये बात करता है प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स के बारे में। अब आर्टिकल्स तो रट जाएंगे, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुमको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे पूछता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मतलब इनका ऑर्डर क्या है, इनमें किसके पास ज्यादा पावर है, फिर उससे छोटा पावर में कौन है, उससे छोटा पावर है, मतलब पोस्ट की वैल्यू ज्यादा, कौन सा बड़ा पोस्ट है, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इनका ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे जब इनको पढ़ेंगे, समझ गए? फिर इसके बाद एक और पोस्ट, आर्टिकल 76 ये बोलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78, आर्टिकल 77 कहता है कि पावर ओवर गवर्नमेंट बिजनेसेस, सरकार के जितने भी काम हैं, सरकार के जितने भी काम हैं, उन सारे कामों में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इनको करने हैं। सरकार का जो भी बिजनेस है वो सारे के सारे बिजनेस मतलब वो वाला बिजनेस तुम समझ लेना कि सरकार आयात निर्यात करती है। समझ मेरी बात को? सरकार आयात निर्यात वाली बात नहीं चल रही है। गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, गवर्नमेंट का बिजनेस क्या है, पार्लियामेंट रन होगी, पुलिस के ऊपर पावर, मंत्रियों के ऊपर पावर, मंत्रालय बनाना, मंत्रालय का पावर, सरकार के जितने भी पावर्स हैं, इसको डिटेल में करेंगे। वो सारे के सारे पावर ये कैसे चलाएंगे, इनका उसके ऊपर क्या पावर है, गवर्नमेंट के बिजनेस के ऊपर इनका क्या पावर है, कैसे कंडक्ट होगा। तो आर्टिकल 77 कहेगा
कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस। और आर्टिकल 78 बहुत सिंपल है, ये बताता है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज, अब एक बार इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, तो प्रेसिडेंट वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट से भी सवाल आता है, तो इसको तो अभी डिटेल में कर नहीं रहे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे। आर्टिकल 72 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 75 और 76, ठीक है, आर्टिकल 72, 75, 76 इनको एकदम घोर के पी जाना, ठीक है। तो एक तो ये वाला आर्टिकल, एक ये वाला आर्टिकल और एक 76, ये तीनों आर्टिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स का मतलब कि पुरानी परीक्षाओं में प्रेसिडेंट से भर भर के सवाल आए हुआ है, और लगभग सारे आर्टिकल सवाल आए हुआ है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट का री इलेक्शन जो होगा, दोबारा इलेक्शन होगा ना, ये दोबारा प्रेसिडेंट का री इलेक्शन दोबारा चुनाव होगा, ठीक है। तो इसी में आप पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट दोबारा वो आदमी नियुक्त हो सकता है कि नहीं, मतलब ये सारी बात है। तो प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे जहां हम इसको करवाएंगे। तो फिर आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 76, समझ गए, इसको नोट करो आराम से, ठीक। फिर चलेंगे डिटेल में, क्लास ज्यादा देर नहीं है आज। देखो, देयर शैल बी आर्टिकल 52 करवा रहे हैं, आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। ये आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हो गया। अब देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात लिखी आर्टिकल 52 में, तो प्रेसिडेंट के बारे में एक दो जानकारी लिख लेंगे कि प्रेसिडेंट किनका किनका हेड होता है, ठीक है। तो अब नीचे ये एक स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 52 कहता है। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए एक दो करके। पहला पॉइंट लिखिए आर्टिकल, मतलब सॉरी, दिस आर्टिकल क्रिएट्स constitutional office of the president, हो गया। दिस आर्टिकल क्रिएट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसी आर्टिकल से प्रेसिडेंट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब है संविधान बोलेगा, ठीक। क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, पहली बात तो ये, ठीक। अब इसके बाद ये कहता है कि जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, सेम आर्टिकल, देखो बात एक ही है, अलग अलग भाषा में लिखा जाएगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आप इतनी बात सारी बात समझ जाते हैं कि सर प्रेसिडेंट का भारत में हर समय होना अनिवार्य है, ठीक है, तो अगर आप इतनी बात समझ जाते हैं तो इतनी बात से ही दो तीन अलग अलग भाषाओं में इसके अर्थ निकलते हैं कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो संवैधानिक रूप से तैयार किया जाता है, मतलब संविधान इसके लिए लागू करता है। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट का होना एक अनिवार्यता है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये इच्छा पर आधारित नहीं कि ठीक है जब मन किया तो प्रेसिडेंट रख देंगे, जब मन नहीं किया तो चलो प्रेसिडेंट अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे लो। इस समय भारत का प्रेसिडेंट कौन है, नहीं इस समय तो इंडिया रेस्ट पे चल रहा है, अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो ऑफिस है, द ऑफिस, अच्छा ऑफिस का मतलब पॉलिटी में कई जगह आप पोस्ट समझिएगा, समझ में आ रहा है क्या, पोस्ट कि प्रेसिडेंट का पद, प्रेसिडेंट की पोस्ट,
प्रेसिडेंट का एक संवैधानिक पद क्रिएट करता है ये आर्टिकल। सही बात है, मतलब प्रेसिडेंट को संवैधानिक बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। द ऑफिस इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। समझ गए? ये जो प्रेसिडेंट की ऑफिस है ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। एंड इट मस्ट नॉट बी वेकेंट, ये खाली नहीं होना चाहिए। नोट करिए। हमको क्या हो गया है भाई 3-4 दिन, असल है हमारा ध्यान ना कॉन्सेप्ट और बोर्ड पर ज्यादा रह रहा है। हम साथ साथ में जब लिख रहे हैं तो मैंडेटरी, वाह, चलो लिख। हो गया। एक लाइन और लिखेंगे इसके बारे में। लिखिए, इंडिया मस्ट ऑलवेज हैव अ प्रेसिडेंट। इंडिया मस्ट ऑलवेज हैव अ प्रेसिडेंट। हो गया? क्या लिखो? इंडिया मस्ट ऑलवेज हैव अ प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के पास एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए हमेशा, है ना? मस्ट ऑलवेज है, होता है ना, होता है। देखो एक बात समझो, अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास ही है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो करने को तो खैर बहुत कुछ कर सकता है। अब ये ना 60 गांठ वाली बात होती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की बात होती है। सारा पावर अगर प्रेसिडेंट को दे दिया और मान लो कि प्रेसिडेंट अलग अलग मूड का है वो प्राणी, ठीक है, तो बोले कि सारे स्कूल बंद करवाओ, सारे कॉलेज बंद करवाओ, बच्चों को फ्री में फोन दिलवाओ, हमारे यहाँ के बच्चे गेम खेलेंगे, और जो बच्चे गेम नहीं खेलते वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे, और जो बच्चे इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं यूट्यूबर बन जाएंगे। जिस तरीके का अगर आप सारा अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट को दे देंगे, प्रेसिडेंट के पास अगर सोल पावर हो जाएगा, तो जिस विचारधारा का वो व्यक्ति होगा उसी विचारधारा का पूरा देश बन जाएगा। अगर नहीं कोई बनना चाहेगा तो उसके साथ जबरदस्ती किया जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ देश के लोग ही अलग प्रकार के होते हैं। हर देश का अपना एक अलग ह्यूमर है, हर कंट्री का एक अलग ह्यूमर होता है। आप जापान में जाइए, वहां एक अलग फीलिंग आएगी आपको लोगों से बात करके, अगर पॉलिटिक्स के बारे में आप बात करेंगे तो। ठीक है, जॉब करो, पैसा कमाओ और 8-10 देशों में घूमो कम से कम, और लोगों से, वहां के लोगों से पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करो। ऐसे पॉजिटिव डिस्कशन, नेगेटिव या डिबेटेबल वाला सीन नहीं, पॉजिटिव डिस्कशन करो। तुमको समझ आएगा कि कुछ कुछ देश ऐसे जहां के लोग पॉलिटिक्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है, और हमारे यहां की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंडिया की पॉलिटिक्स, ज्यादातर देश ऐसे हैं या जहां पर या तो पॉलिटिक्स सर्वाइव नहीं कर पा रही है, क्योंकि कभी जनता ही एक अलग राग अलापने लग रही है, और सरकार इतनी ब्रूटल हो जा रही है, कभी कभी कहीं 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 कहीं, जैसे बांग्लादेश का सीन क्या हुआ था, नेपाल का सीन क्या हुआ, यहां पर क्यों चीजें चरम पर चली गई। बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो आजकल के बच्चे, जो दिल्ली वाला सीन हुआ, वो लोग ऐसा लगता है कि आंदोलन करना बहुत आसान है, बस फोन कर दो 2 लाख लोग जुट जाएंगे और सरकार पलट जाएगी, जैसे नेपाल में हुआ। जानते हो, भारत में ये कहने वाले, हमको ऐसा लगता है कि 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि जो नेपाल में हो भारत में ऐसे संभव नहीं है। जानते हो क्यों संभव नहीं है भारत में? भारत की मिलिट्री बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नेपाल की मिलिट्री उतनी नहीं। अभी तो दिल्ली में ढंग से पुलिस भी डिप्लॉय नहीं हुई थी। हम ये नहीं कह रहे हैं, इस बात को अदरवाइज मत देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप आंदोलन कर नहीं सकते। आंदोलन तो किए ही हम लोग, आंदोलन फिर होगा भारत में, और ऐसे ही तो चेंज आएगा धीरे धीरे। लेकिन इंडिया में मिलिट्री इतनी ज्यादा है ना, और जितनी ज्यादा, देखो मिलिट्री किस काम के लिए है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, चाहे बॉर्डर पे चाहे अंदर। तो उनको पता है कि जब उनको फोन करके बुलाया जाएगा तो उनको क्या करना है, दे लो।
लेकिन तुमको लगता है कि तुम 5 करोड़ लोगों को आंदोलन के लिए बुलाओगे, अगर तो 5 करोड़ लोग आंदोलन के लिए आ जाएंगे रोड पर? क्या पूरे देश को नहीं बुलाया गया? पूरे देश की युवाओं को नहीं बुलाया गया? अभी तो हम लोग बात करते हैं ना कि ऐसे लोग भी हैं जो दिखे ही नहीं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। तो जो जब कोई ऑनलाइन नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे हमसे क्या मतलब, ये उनका अलग मैटर है। और जब भी अलग मैटर वाली बात आती है ना, मेरे दिमाग में 1857 क्रांति आ जाती है कि अरे ये उनका मैटर है, अरे ये उनका मैटर है। सब अपने अपने मैटर पे लड़े, अब मटर के दाने की तरह ऐसे टहला दिया जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, ये भारत में एक लार्ज स्केल पर मूवमेंट होना असंभव नहीं है। करने को तो हम ही लोग कर सकते हैं, मतलब असंभव नहीं है, करेंगे लोग ही, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार ज्यादा हैं। अगर तुम मूवमेंट करने का इच्छा रखते भी हो ना, तो तुम ये सोचो कि अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारे घर को कौन संभालेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मन में तुरंत आएगा सर बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे होंगे जो लोग रिच होंगे, जिनको अगर पुलिस पकड़ भी लेती है वो लोग छूट जाएंगे, लेकिन हमको अगर पुलिस पकड़ ली तो कहीं अलग थाने में लेकर बंद कर दी, हमारे तो घर वाले नहीं घुस पाएंगे, हमारे घर में उल्टा घुसा जाएंगे, जाओ। ठीक है, तो ये जो चीज है ना भारत में मुश्किल है, बड़े बहुत बड़े लेवल का ये मतलब आंदोलन मुश्किल नहीं है, वो तो हो ही रहा है। रिफॉर्म, जो लोग नेपाल वाला रिफॉर्म बोल रहे थे कई बार कि नेपाल में जेनजी कर दिए, जेनजी कर दिए, जेनजी कर दिए। हमारे यहां सबसे अधिक पीड़ित ही जनरेशन जेड के लोग हैं, है ना। जो मेरे उम्र के लोग थे उनमें ज्यादा लोग सेटल हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तुम लोग का टाइम आ रहा है तो तुम लोग पीड़ित ज्यादा हो। जो आदमी खुद एक मरीज है, किसी पीड़ा से ग्रसित है, वो किस तरीके से समाज को ठीक कर सकता है अकेले, बिना किसी प्रॉपर बैकअप और प्रॉपर सपोर्ट के। और सामने भारत देश की इतनी बड़ी है ना, एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग नंबर 4 पर आते हैं, फायर पावर इंडेक्स में नंबर 4 पर आते हैं पूरे वर्ल्ड में। गवर्नमेंट लाके मिलिट्री खड़ी कर दे, बस खत्म। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2-4 हजार से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 2-4 हजार से कुछ नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं। जो दिल्ली में वो शांतिपूर्ण नहीं हुआ ना, वो तो ब्रूटल हो गया, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत गंदा हो गया वो तो। ठीक है, लोग मारे मराए, बहुत कुछ मैटर हो गया, लेकिन 2-4 हजार लोगों से कुछ नहीं होता। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन अगर आपको करना है, 2-4 करोड़ लोग को लेकर गए रोड पर। 2-4 करोड़ इज अ मास, 2-4 करोड़ ज्यादा आबादी होती है। तुम समझ रहे हो, 2000 लोग रोड पे आ जाएंगे तो लोगों को देख के हालत खराब हो जाती है। 200 लोग बारात में आते हैं, देख के हालत खराब हो जाती है। 2000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़ बहुत ज्यादा जनता होती है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि एक साथ एक जगह पे सब लोग आ नहीं पाते, क्योंकि देखो डर सबको लगता है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो बच्चे मार खा रहे हैं वो पागल हैं, उनको डर नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे उनमें से कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं उसको डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसका ही परिवार है और जो बच्चे उनका ही परिवार है। लेकिन एक बैलेंस मेंटेन नहीं रहा प्रोटेस्ट में और ब्रूटैलिटी में, मारने पीटने में एक बैलेंस मेंटेन नहीं रहा। और जब बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो चीजें खराब हो जाएंगी। कुछ पुलिस वाले हैं जो ढंग से बात कर रहे थे, कुछ पुलिस वाले गलत तरीके से मार रहे थे, गलत तरीके से बात कर रहे थे। तो इंडिया में दिक्कत है, प्रोटेस्ट को लार्ज स्केल पर लेके जाना में दिक्कत है। ठीक है, तो इसीलिए अगर प्रेसिडेंट को सोल पावर दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट को सोल पावर देने से वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पास अकेले सारी पावर है, मंत्रियों में बटी हुई है वो पावर। ऐसा थोड़ा है कि आपके यहां नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो अपने इच्छा से कर लेते हैं, नहीं, उनके मंत्री हैं, 60 गार्ड होती है। कोई भी बिल पास होगा तभी ना जब मेजोरिटी मिलेगी लोकसभा में। ऐसे कहां बिल पास होगा, कानून एक दिन थोड़ा बन जाएगा कि बस कोई पीएम चाह जाए और कानून बन जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब ये दिक्कत हो जाती है कि अगर एक ही सरकार में ज्यादातर लोग समान विचारधारा के हैं तो वो थोड़ा सा सोल पावर वाला फील तुमको आने लगेगा कि सर, जैसे एक प्रधानमंत्री मान लो है किसी देश के, और उसी देश के शिक्षा मंत्री हैं, उसी देश के रक्षा मंत्री हैं, और उसी देश के गृह मंत्री ले लो, ये सारे लोग अगर सेम एक ही विचारधारा के, कोई मान लो कोई धर्म है, धर्म XYZ कोई धर्म है, अब तो ये सारे लोग उसी धर्म के खिलाफ हो जाएंगे, तब तो फिर उस धर्म को देश में कौन बचा सकता है। एक विचारधारा का अगर पूरा सरकार हो जाएगा तो फिर देश उसी विचारधारा में चलने लगता है ना चाहते हुए। इसीलिए सोल पावर नहीं ग्रांट करनी चाहिए। पावर है सबके पास, लेकिन सब बंद होगा एक दूसरे से। जुडिशरी के पास क्या पूरी पावर है क्या? हमारे यहाँ क्या जुडिशल सुप्रीमेसी है क्या? नहीं है।
जुडिशरी को पूरा पावर दे दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, अपने हिसाब से जुडिशरी को फिर कोई रोक ही नहीं लगा पाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि अगर मान लो इन केस प्रेसिडेंट, ये तो तीनों बातें कहती है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये तीनों बातें कहती है प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो किसी केस में, अगर मान लो किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या कोई प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया या और कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से भारत का प्रेसिडेंट नहीं है, सीट खाली है, ठीक, तो अगर मान लो प्रेसिडेंट जो है ना, इसका डेथ हो जाता है या फिर रिजाइन दे देता है या और कोई कारण से अगर मान लो सीट वैकेंट हो जाती है, तो इन तीनों केस में तुरंत जितना जल्दी से जल्दी संवैधानिक रूप से संभव होगा, संवैधानिक रूप से जितना जल्दी से जल्दी संभव होगा ये, उतना जल्दी जल्दी इलेक्ट किया जाएगा नया प्रेसिडेंट। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, उसके भी तरीके हैं, वैसा नहीं है कि किसी को उठा के बैठा दोगे कि अगर मान लो द्रौपदी मुर्मू रिजाइन कर देती है फॉर एग्जाम्पल, तो अब ऐसा नहीं करेंगे चलिए नरेंद्र मोदी सारा काम आप देख ही रहे हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का पद आप ही देख लीजिए, क्योंकि वैसे भी जो राष्ट्रपति को साइन करना होता है फॉर्मेलिटी के लिए साइन करना होता है, मतलब एक बात कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर द्रौपदी मुर्मू रिजाइन कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट को आप प्राइम मिनिस्टर एक ही मर्ज कर देते हैं कि अब पीएम में पी का मतलब प्रेसिडेंट हो गया और एम का मतलब महामंत्री हो गया मंत्री का हेड होता है महामंत्री होता है, नहीं होता है जी महामंत्री। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, प्रधान महामंत्री तक क्या, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट अलग से तुरंत इलेक्ट होगा, उसका प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ेंगे ना आर्टिकल 54, 55, 56 तो वहां पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए बात, ऐसे नोट करिए। आर्टिकल 53 देखो क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट देखिए। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक, वो प्रेसिडेंट के अंदर होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। द एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड, शैल बी वेस्टेड, याद है, नहीं थोड़ा किसी के अंदर, किसी कंट्रोल में होना, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है सब कुछ प्रेसिडेंट से, जो है वो प्रेसिडेंट है, समझ गए? मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होल्ड करता है, वो पावर का एग्जीक्यूशन कौन कर सकता है, इस्तेमाल कौन कर सकता है, तो जो आदमी वो सब काम कर सकता है, जो कंट्रोल करता है, जो पावर का यूज कर सकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो पावर उसी में निहित है। ठीक है, तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट या विथ द प्रेसिडेंट, इसको लिखिए पहले, ये डेफिनेशन का टेक्स्ट है आर्टिकल 53 जो कहता है। प्रेसिडेंट का हर एक आर्टिकल का टेक्स्ट हम लोग ध्यान से लिखेंगे। हो गया? अभी सारे के सारे जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। इस एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है, पहली बात, कंट्री को एडमिनिस्टर करना, देश चलाना, जिसको ऊपर ऊपर कहते हैं हम लोग देश चलाना। जैसे इमरजेंसी जब लगती है, एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, जब इमरजेंसी लग जाती है आर्टिकल 352, 352, तो इमरजेंसी जब लगती है तो पूरा का पूरा देश किसी कंट्रोल में हो जाता है? प्रेसिडेंट कंट्रोल में हो जाता है। ठीक, किसी राज्य में अगर स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं, तो उस केस में वो राज्य भी किसके अंडर हो जाता है? प्रेसिडेंट। तो ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के कंट्री को एडमिनिस्टर करने के तरीके हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर का पहला मतलब हम लिख रहे हैं यहां पे एडमिनिस्टर, है ना, टू एडमिनिस्टर द कंट्री, जिसको आप सरल भाषा में कहते हैं देश चलाना। ठीक, दूसरा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, आपको पता है, कोई भी नियम अपने बल पे अकेले बना सकता है प्रेसिडेंट, कोई भी नियम अचानक से पारित कर सकता है। ठीक, ऑर्डिनेंस पास को कहते हैं। तो टू इम्प्लीमेंट लॉज, कोई लॉ इंप्लीमेंट कर सकता है, कोई लॉ बना भी सकता है। ठीक है, बनाने वाला सीन मतलब कोई लॉ पास कर सकता है, तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1, 2, 3 में। ठीक है, लॉ का इंप्लीमेंटेशन प्रेसिडेंट कर सकता है, करवा सकता है, समझे?
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है कि देश में जहां भी कानून चल रहा है वो कानून व्यवस्था ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करता है। तो मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो तुम डेफिनेशन लिखो, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, इसको तुम आगे ऐसे बढ़ा सकते हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर लाइन होगा तो बढ़ा लेना, नहीं तो छोड़ देना, कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली, या तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक्सरसाइज कर सकता है, उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और एक्सरसाइज डायरेक्टली, और बाय प्रेसिडेंट के अंडर में जो लोग आते हैं उनके द्वारा एक्सरसाइज करवा सकता है। या तो प्रेसिडेंट खुद ही कोई नियम बना के पास करवा दे, कोई काम कर ले खुद ही से। प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, जैसे एक वीटो पावर भी होता है ध्यान से प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, अगर नहीं जानते तो सुनेंगे। तो प्रेसिडेंट इन पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है और बाय सबऑर्डिनेट्स, प्रेसिडेंट के अंडर में जो आते हैं सबऑर्डिनेट्स, समझ गए, जो प्रेसिडेंट के नीचे लोग आते हैं प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, प्रेसिडेंट उनके द्वारा भी इन पावर का इस्तेमाल करवा सकता है ये सारे काम करने के लिए, समझ गए। तो इन चीजों को एग्जीक्यूटिव पावर है, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, तो एग्जीक्यूटिव पावर को घेर के लाइन बना करके इन तीनों को लिख सकते हैं। लिखो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कंट्री गवर्न करता है ना, गवर्न करता है, तो गवर्न करना भी प्रेसिडेंट का पावर है। लिखिए हो गया। अब जब तुम प्रेसिडेंट के बारे में इतना पढ़ लेते हो कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है एक, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, हमेशा भारत में एक प्रेसिडेंट होना ही होना चाहिए। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करता है, या तो वो डायरेक्टली इस्तेमाल करेगा या तो अपने सबऑर्डिनेट से इस्तेमाल करवाएगा जो उसके सहयोगी होते हैं प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो देश को एडमिनिस्टर कर सकता है, लॉ का इंप्लीमेंटेशन करवाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है। कंट्री भी गवर्न, यहां लिख सकता है गवर्न द कंट्री, ठीक है, वो शासन चलाता है, शासन करता है। तो यहां पर एक सवाल आता है कि क्या प्रेसिडेंट पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव पावर को अकेले ही एक्सरसाइज कर सकता है? मतलब एग्जीक्यूटिव का हेड है प्रेसिडेंट, तो ये सारे के सारे पावर क्या वो अपने हिसाब से जब चाहे ऑन हिज ओन ये सारे पावर का इस्तेमाल कर सकता है? तो डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज, इस्तेमाल करना, यूज करना, एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सरसाइज ऑल द executive power on his own personally। क्या प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल
एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल अपने आप या खुद के लिए कर सकता है, खुद से, सॉरी, खुद से ही कर सकता है, अपने आप कर सकता है? तो इसका आंसर होता है नहीं। और ये चीज अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप आर्टिकल 74 पढ़ेंगे, हम यहां लिखे थे आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समझ रहे हो मेरी बात, मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं, जिनमें एक काम ये भी होता है कि प्रेसिडेंट को वो डायरेक्ट एडवाइस करता है, समझ गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेल्प से, एड से और सपोर्ट से या एडवाइस से प्रेसिडेंट कोई भी जजमेंट लेता है। प्रेसिडेंट को अगर कुछ करने की इच्छा होती है तो प्रेसिडेंट का जो एडवाइजरी काउंसिल होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, एड कर सकते हैं कि सर आप ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। प्रेसिडेंट सब कुछ अपने से नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट को अलाउ करता है। तो उन कुछ चीजों को छोड़ करके, वो कुछ चीजें जो प्रेसिडेंट अकेले अपने आप से कर सकता है, उन कुछ चीजों को छोड़ करके ज्यादातर मैटर पे प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी होती है, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। समझ गए? तो आर्टिकल 74 में आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें यह भी पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। समझ रहे हो? आर्टिकल 143 में आप क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है वो। लेकिन यहां पर आप क्या पढ़ेंगे? 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगेन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, जहां प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ज्यादातर मुद्दों पर, ये बात समझ में आ रही क्या? कुछ मुद्दे हैं जिन प्रेसिडेंट खुद से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ज्यादातर मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। ठीक, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है, सेज प्रेसिडेंट एक्सरसाइज इस्तेमाल करता है, एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हिसाब से? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समझ गए मेरे बात को? तो यहां से थोड़ा सा आर्टिकल 74 तुमको और ज्यादा क्लियर हुआ होगा, अभी तुम पूरा पढ़े तो नहीं हो। आर्टिकल 74 किसके बारे में बात करता है? और आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को जब अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करना होता है तो वो किससे एडवाइस लेता है, या उसको कौन एडवाइस करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। समझ गए मेरे बात को? ठीक है, इस बात को नोट करिए। दिस इज आर्टिकल 53।